हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर 5 है, यानी सामाजिक अध्ययन। आज जो है उसकी हम क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 का जो है पार्ट 1 हो चुका है, ये आपका पार्ट 2 है। चैप्टर 2 का ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। उसके बाद फिर कैसे क्या धीरे धीरे क्या क्या विकास हुआ, ठीक। तो इसके पहले हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। अब हम आज पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, ठीक। इसमें मानव ने कैसे विकास किए, ठीक, क्या क्या इन्होंने खोजा, इनका निवास स्थान कैसे था, वो क्या क्या खाते थे, ठीक। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपका सामाजिक अध्ययन का चैप्टर 2 का पार्ट 2, यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की ये क्लास। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ना। तो देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव कैसे रहते थे, वो हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिएगा, मध्य काल तक आते आते मानव का विकास और तीव्र गति से हुआ, यानी पूरा पाषाण काल के बाद मध्य काल तक आते आते जो मानव थे, उनका विकास जो है वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ, यानी बहुत तेजी से हुआ। मानव समूह में रहता था, यानी मानव ग्रुप में रहता था। फिर समूह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नेता होता था, यानी मानव किस में रहता था, समूह में रहता था। और जो समूह में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहता था, उसको नेता बना दिया जाता था, ठीक। तो जो समूह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, वो नेता होता था, ठीक। इन्हीं समूह से परिवार तथा कबीलों में लोग रहने लगे, यानी ये जो समूह है, इसी से फिर क्या हुआ कि लोग अपना परिवार लेके मतलब परिवार बना लिए और फिर कबीलों में रहने लगे, ठीक। और प्रत्येक कबीले का अपना एक सरदार होता था, यानी फिर क्या हुआ कि हर एक कबीले का एक सरदार होने लगा। आई बात समझ में? अब हम ये देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का निवास स्थान कैसे था, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मध्यकाल तक आते आते मानव का विकास क्या हुआ था, तीव्र गति से हुआ था। मानव समूह में रहने लगे थे। समूह का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, वो नेता था, ठीक, यानी नेता होता था। और इन्हीं समूह से लोग परिवार और कबीलों में रहने लगे, और हर एक कबीलों में एक सरदार होता था, ठीक। अब देखिए, निवास स्थान कैसा था, ठीक है। तो पहला देखिए, निवास स्थान के बारे में समझिएगा। निवास स्थान, ठीक। इस समय का मानव गुफाओं एवं पहाड़ियों में रहते थे। जो आपकी निवास स्थान था मध्य पाषाण काल का, वो लोग कैसे रहते थे? तो मध्य पाषाण काल के समय के जो मानव थे, वो गुफा में और पहाड़ियों में रहते थे, ठीक। जैसे आपके पूरा पाषाण काल में रहते थे, लेकिन इन्हें कृषि के विषय में भी कोई जानकारी नहीं थी, यानी मध्य पाषाण काल में भी किस कृषि की कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी, ठीक। अब देखिए, इनका औजार औजार कैसा था? तो आपके मध्य पाषाण काल के मानव ने 1-2 इंच छोटे एवं सुडौल हथियारों का निर्माण करना सीख लिया था, जिसमें लकड़ी के हत्थे लगे होते थे, ठीक। और इस काल के जो औजार थे, वो कौन थे? ब्लेड हो गया, ज्वाइंट, स्क्रेपर, इनग्रेवर, ट्रॉयगंज, क्रेसेंट, फ्लिट चर्ट एवं कलसेडानी। इन सब औजारों को वो किससे बनाते थे? पत्थरों से बनाते थे, ठीक। पत्थरों से बनाते थे और जो है लकड़ी के उसमें हत्थे लगाते थे। तो ये सभी औजारें कैसी हैं? आपके मध्य पाषाण काल की जो है ये औजार है, ठीक। उसके बाद देखते हैं पशुपालन के बारे में। तो इस काल के मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता बना था। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? उन्होंने आग की खोज की थी, और इसमें जो है इन्होंने क्या किया कि मानव का जो प्रथम पालतू कुत्ता था, वो सॉरी जो मानव का प्रथम पालतू पशु था, वो कौन बना? आपका कुत्ता बना, ठीक। इस काल में पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? और नए प्रजातियों एवं वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। इसमें हिरण, भेड़, खरगोश, बकरी आदि जीव उत्पन्न हुए। यानी पशुपालन में देखा जाए
तो मध्य पाषाण काल में मानव का जो प्रथम पालतू पशु था वो कौन बना? कुत्ता बना। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए और नए प्रजाति के जो वनस्पति थे उनकी उत्पत्ति हुई, जैसे हिरण हो गया, भेड़, खरगोश, बकरी आदि। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि इनकी जो है अंत्येष्टि संस्कार कैसे होते थे, यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो ये क्या करते थे। तो देखते हैं पूरा मध्य पाषाण काल के मानव ने मृतकों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था, यानी जो आपके मध्य पाषाण काल के लोग थे, जब उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो क्या करते थे, उनको दफनाते थे। ठीक। तो ये जो आपकी दफनाने की परंपरा है वो आपका मध्य पाषाण काल के लोग शुरू कर दिए थे। उसके बाद हम देखते हैं नव पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे नव पाषाण काल। ठीक। उसको बोलते हैं आपका नियोलिथिक एज। ठीक। तो नौ पाषाण काल में अनेक नए परिवर्तन हुए। तो पहला परिवर्तन देखते हैं, कृषि का आरंभ, यानी जो आपका कृषि है वो आपके नव पाषाण काल में ही शुरू हुआ था। देखिए, आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आग की खोज किस काल में हुआ। ठीक। मानव ने अपना प्रथम प्रथम पालतू पशु किस काल में बनाया। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको चीजें ध्यान में रहेंगी। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ और मध्य पाषाण काल में लोगों ने प्रथम जो पालतू पशु है वो कुत्ते को बनाया। और नौ पाषाण काल में क्या हुआ, कृषि की शुरुआत हुई। तो देखिएगा, इस काल के यानी नव पाषाण काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि का आरंभ था। यानी आपके जो नव पाषाण काल के मानव थे उनकी सबसे ज्यादा या अच्छी अचीवमेंट कह सकते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया, यानी कृषि को उन्होंने शुरू किया था। ठीक। इससे पहले मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, यानी इससे पहले उनको का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। मानव ने वृक्षों को पृथ्वी पर उगते देखा, यानी मानव ने क्या देखा कि वृक्ष जो है, पेड़ पौधे हैं, वो पृथ्वी पर उग रहे हैं। ठीक। तो कृषि का ज्ञान होने से मानव स्थायी जीवन जीने लगा। फिर क्या हुआ कि जब कृषि का ज्ञान हुआ इनको, मानव को जब कृषि का ज्ञान हुआ तो मानव स्थायी जीवन जीने लगे। इस काल में यानी नवपाषाण काल में जो प्रमुख फसलें उत्पन्न उत्पादित की गई वो गेहूं था, जौ था, बाजरा था, मक्का था, फल था, साग था। ये सब चीजें जो है आपके नवपाषाण काल में उत्पादन की गई। अब देखिए पशुपालन। उसके बाद जो है आपका कृषि का प्रारंभ होने के बाद मानव ने पशुओं का भी महत्व समझा। ठीक। यानी जब उन्होंने कृषि स्टार्ट कर दी, खेती करना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, मानव को पशुओं का भी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा। फिर उन्होंने क्या किया कि पशु की हत्या बंद कर दी। ठीक। पशु हत्या बंद करके पशुओं का प्रयोग किसी कार्य में करने लगे, यानी पशुओं की हत्या बंद कर दिए और पशुओं को अपने कृषि कार्य में जो है उनका प्रयोग करने लगे। ठीक। जानवरों पशु के बच्चों को दूध पीता देख मानव ने पशुओं से दूध प्राप्त करने का सोचा और मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया। यानी जो है आपके नवपाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने क्या किया कि पशुओं की हत्या बंद कर दी और पशुओं को अपने कृषि कार्य में जो है उपयोग में लाने लगे, जैसे खेत की जुताई हो गई, इन सब में वो क्या किए कि आपके पशुओं का प्रयोग करने लगे। और जब पशु को उन्होंने देखा कि बच्चे जो है अपनी माताओं का दूध पी रहे थे पशुओं में, तो उन्होंने क्या किया कि पशुओं से वो दूध भी प्राप्त करने लगे। ठीक। और इसी वजह से वो जो है पशुपालन शुरू कर दिया, यानी पशुओं को वो पालने लगे और जो है यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हो गई। उसके बाद देखिएगा, इसमें पालतू पशु कौन कौन से थे, गाय हो गया, कुत्ता, भैंस, बकरी, ठीक, फिर से कुत्ता आ गया, घोड़ा, बैल। तो ये सब आपके पालतू पशु थे। उसके बाद देखिए औजारों की उन्नति कैसे हुई थी। ठीक। तो नवपाषाण काल में औजारों की कुशल बनावट हो गई थी, यानी नवपाषाण काल में जो है औजार जो है वो अच्छी प्रकार के बनने लगे थे। ठीक। जैसे पत्थर की कुल्हाड़ी, हसिया, धनुष, बाण व भाला, ये सुई व कांटेदार बर्छी आदि औजार हड्डी और सींगों से बनने लगे थे। ठीक। ये नवपाषाण काल की आपकी औजारें हैं। उसके बाद देखिएगा मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ। ठीक है।
किसका आविष्कार हुआ? आपके मिट्टी के बर्तन का। तो देखिएगा, अब मानव को खाना पकाने और खाने को रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता लगी, तो मानव ने शीखों व टहनियों से टोकरियां बनाई और इन पर मिट्टी का लेप लगाकर आग में खाना पकाना सीख लिया था। यानी जो आपके नवपाषाण काल के लोग हैं, यानी मानव थे, उन्होंने और खाना पकाना और खाने को रखने के लिए उनको क्या हुआ? बर्तन की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? बर्तन की। तो उन्होंने क्या किया? मानव ने जो आपकी टहनी होती है, टहनियाँ होती है पेड़ पौधों की, उन्हीं की टोकरियां बना के उसमें मिट्टी का लेप लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसी में वो खाना बनाते थे। फिर जब उन्होंने देखा कि मिट्टी के बर्तन को जब आग में पकाकर उसमें खाना बनाना शुरू कर दिया, तो वो पकने के बाद क्या हो गए? कठोर हो गए, है ना? तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि उन्होंने जो है, नवपाषाण काल के जो लोग हैं, वो महत्वपूर्ण उनका आविष्कार मिट्टी के बर्तन भी हो गए। आई बात समझ में? तो फिर से देखिएगा, नवपाषाण काल का जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो मिट्टी के बर्तन बनाना था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बस्तियों का विकास। तो नवपाषाण काल में मानव परिवार एवं समुदाय के साथ बस्तियों में मिलजुल कर रहने लगा था और लकड़ी, मिट्टी, घास फूस के छप्पर से बने मकानों में रहना प्रारंभ कर दिया था। इस युग के मानव का जीवन इतना अधिक बदल गया था कि इस युग को नवपाषाण युगीन क्रांति कहा जाता है। आई बात समझ में? तो नवपाषाण काल में क्या हुआ? कृषि स्टार्ट हो गया, पशुपालन हो गया, ये बस्तियों में रहने लगे, इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया, है ना? तो नवपाषाण काल में इनको इतनी सारी अचीवमेंट प्राप्त हुई। उसके बाद देखिए धार्मिक, क्या इनका धर्म में कैसा विश्वास था? ठीक, तो आपके नवपाषाण काल के जो मानव थे वो मिट्टी की बनी छोटी मूर्तियों की पूजा करते थे, जिसे मातृ देवी भी कहा जाता था। यानी इनका धार्मिक विश्वास किसमें था? जो मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनी रहती थी उन्हीं का वो पूजा करते थे और वो उन्हें मातृ देवी कहते थे। ठीक है, आगे बात समझ में? अब तक हम लोगों ने पूरा पाषाण काल पढ़ा, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में किस किस चीजों की शुरुआत हुई वो तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपका ताम्र युग या फिर कांस्य युग, यानी कॉपर या फिर ब्रोंज युग। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या है आपका। इस काल में मनुष्य ने तांबे के साथ टीन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसे का निर्माण किया, इसलिए इस काल को कांस्य युग कहते हैं। यानी आपका जो ये ताम्र या कांस्य युग है, इसमें क्या हुआ कि जो मनुष्य हैं उन्होंने तांबे और टीन को एक साथ मिलाकर जो मिश्रित धातु कांसा होता है उसका निर्माण किया। ठीक, इसीलिए इस काल को आपका कांस्य युग कहा जाता है। ठीक, यह काल पाषाण काल और लौह काल के मध्य का समय है। यानी आपका जो पाषाण काल है यानी स्टोन एज है, और जो आपका लौह एज यानी आयरन एज है, उसके बीच का ये टाइम पीरियड है। ठीक, उसके बीच का टाइम पीरियड है। और कांस्य युग में लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। यानी जो आपका कांस्य युग है इसमें लोहे की खोज नहीं हुई थी। आई बात समझ में? अब देखिएगा, समझिएगा तांबा। तो इस काल में मानव ने धातु और पत्थरों दोनों के ही उपकरण बनाए थे। यानी आपके ताम्र काल में क्या हुआ था कि इस युग में मानव ने धातु के और पत्थर दोनों के ही उन्होंने क्या किया था? उपकरण बनाया था। ठीक, इस काल को ताम्र पाषाण युग कहा गया। ठीक है, आपके इस युग को क्या कहा गया? आपके ताम्र पाषाण युग कहा गया। प्रारंभ में मानव नदियों के किनारे जमा तांबे का उपयोग करता था। यानी जो नदी थी उसके किनारे जो तांबे जमे होते थे उसी का उपयोग ये मानव करते थे। बाद में क्या हुआ कि उसने खदानों से भी तांबे को निकालना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे जब उनको नॉलेज हुई तो जो खुदाई के बाद या खदान में क्या हुआ, उन्होंने तांबे को निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, और तांबे का प्रयोग लगभग 4500 ईसा पूर्व में दक्षिणी इराक के सुमेर नामक क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। आपका जो तांबा का प्रयोग है वो कब शुरू हुआ था? 4500 ईसा पूर्व में,
और वो भी कहाँ, दक्षिणी इराक में सुमेर नामक क्षेत्र से जो है आपके तांबे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे कांसा। यहाँ एक मिनट देखिएगा, कांस्य युग छूट गया है, उसको मैं आपको बता देती हूँ फिर से। चलिए उसको छोड़ दीजिए, फिर से मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो देखिएगा, पहिए का आविष्कार, ठीक, पहिए का आविष्कार। तो पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता को विकास की एक नई गति प्रदान की। पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता के विकास पर निम्न प्रभाव डाले। देखिए, कांस्य युग क्या था कि कांस्य युग में इस काल में जो है लोगों ने क्या किया था, तांबे के साथ साथ जो है आपका मिक्स करके आपकी कांसे का यूज होने लगा था, ठीक। और कांस्य युग में भी ही अनेक प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ था, जैसे आपकी मिस्र की सभ्यता हो गई, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई। तो इसमें जो है आपके अनेक प्रकार की सभ्यताओं के बारे में जो है विकास होने लगा था। और इसमें क्या था कि आपके व्यापार होने लगे, पक्के मकान में लोग रहने लगे, ठीक। तो ये आपकी जो कांस्य युगीन सभ्यता है ना, इसको जो है हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मे बी मुझे पीडीएफ बनाने में कुछ मिस्टेक हो गया, ये पेज मैंने लिया नहीं है, तो आपको नोट्स में मिल जाएगा अच्छे से। तो चलिए अब हम जो है ये वाला टॉपिक आपको सेकंड थर्ड चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, पहिए का आविष्कार जब हुआ तो क्या हुआ, तो पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता को विकास की एक नई गति प्रदान की। यानी जब पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ कि मानव को विकास और तीव्र गति से होने लगा, ठीक। तो देखते हैं उसके बाद, आपका जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में कितनी सारी उपलब्धियां मिली हैं, कृषि करना सीख लिया है ना, मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिए, और पहिए का भी आविष्कार जो है आपके नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक। पहिए के आविष्कार से क्या हुआ कि पहिए की चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया। यानी जो पहिया होता है, आपको पता होगा, जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो पहिए को घुमा के फिर वहां पे मिट्टी रख के फिर वो शेप देते हैं, तब जाके मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो पहिए के चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हो गया, ठीक। और उसके बाद अगला देखिएगा, पहिए से कपड़ा बनाना आसान हो गया। अब पहिए से कपड़ा कैसे बनेगा, आपका जो सूत काटा जाता है चरखा से, उसमें भी पहिया लगा रहता है। तो वही कहने का तात्पर्य है कि पहिए से जो है कपड़ा बनाना भी आसान हो गया था। आई बात समझ में। अब फिर समझिएगा, पहिए की सहायता से मानव ने गाड़ियां बनाई, गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया, जिससे यात्रा आसान हो गई। यानी पहिए की सहायता से क्या हुआ कि मानव ने गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया, ठीक। उससे क्या हुआ कि मानव की यात्रा आसान हो गई, ठीक। उनको आने जाने में जो है आसानी हो गई, उनका समय का बचत होने लगा, है ना। एक जगह से दूसरी जगह वो आसानी से जाते थे, व्यापार करने में आसानी हो गई, ठीक। उसके बाद देखिएगा, कांस्य युगीन प्रारंभिक सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताएं। यानी जो कांस्य युग में अनेक प्रकार की जो सभ्यता थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो विश्व के प्रत्येक भाग में कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ था। आप सभी को पता है, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही इनका विकास हुआ था, ठीक। जैसे चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे सुमेरिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो नील नदी की सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी नदी के किनारे ही विकास इनका हुआ था। उन और कारण क्या था वो भी समझिएगा। इन सभ्यताओं के नदियों के किनारे विकसित होने के कारण निम्न थे। यानी जो ये सभ्यताएं थी, इनका विकास नदी के किनारे ही क्यों हुआ, इनका क्या कारण है वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला कारण है आपका, नदियों के किनारे की जो भूमि होती थी वो मुलायम और उपजाऊ होती थी। यानी जो नदी के किनारे की जो भूमि होती थी वो बहुत सॉफ्ट होती थी और उपजाऊ भी होती थी। इसी कारण से लोग जो है वो जो है नदी के किनारे ही उन्होंने बसना शुरू किया था। उससे क्या होता था कि वह कुछ भी मतलब कृषि कर सकते थे, ठीक, कुछ भी अपना उगा सकते थे खाने पीने के लिए। उसके बाद यातायात का प्रमुख साधन, जब वो नदी के किनारे रहते थे तो
पहले तो नदी में पानी के रास्ते से ही वो आवागमन करते थे, है ना? तो जब वो नदी के किनारे रहते थे तो उनको ज्यादा चलना नहीं पड़ता था, आराम से वो नाव के माध्यम से अपना जो है वो आवागमन करते थे। तो वही कहा जा रहा है कि यातायात की प्रमुख साधन। उसके बाद फिर बुआई, जुताई एवं निराई में सरलता, यानी जो है नदी के किनारे रहते थे तो चाहे वो बुआई करे, जुताई करे, निराई, सभी में सरलता होती थी उनको, है ना? मिट्टी ज्यादा कठोर नहीं होती थी, समय से उनको पानी मिलता था, हर चीजें वो समय पे करते थे। उसके बाद पीने एवं सिंचाई के लिए जल, नदी के जब पास में थे तो उनको पानी के लिए समस्याएं नहीं होती थी, वो पानी पीने के लिए भी पर्याप्त था और उनकी खेत की सिंचाई के लिए भी उपयुक्त जल वहां पे उपलब्ध रहता था। तो यही सब कारण है कि जितनी भी सभ्यता है आपकी, वो नदी के किनारे ही इनका विकास हुआ था। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे आपकी लौह अच्छा एक और है भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, कांस्य युग में नगरों और शहरों की उत्पत्ति हो गई थी, यानी जो आपका कांस्य युग है ये थोड़ा मॉडर्न हो गया था। यहाँ पे क्या था, नगर की उत्पत्ति भी हो गई थी और शहर की भी उत्पत्ति हो गई थी, ठीक। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वहां की जो जीवन था, यानी जो लाइफ स्टाइल था, वो बहुत ही हाई श्रेणी का था, उच्च श्रेणी का। क्योंकि वहां पे नगर थे, शहर थे, ईंट के पक्के मकान बनते थे, है ना? उसके बाद देखिएगा, कृषि में सुधार के लिए, ठीक, क्या हुआ कि नहर और बांधों का भी निर्माण किया जाने लगा। यानी जो कृषि में जो सुधार के लिए, यानी कृषि को और अच्छा बनाने के लिए सिंचाई के लिए क्या बन गए, नहर बन गए, बांध के निर्माण होने लगे। आई बात समझ में? उसके बाद क्या हुआ, इस युग में कृषि का विकास और व्यापार होने लगा। यानी आपके कांस्य युग में क्या हुआ, कृषि का भी विकास हुआ और व्यापार भी उसमें होने लगा। ठीक, नगरों के विकास और व्यापार के साथ ही शासन व्यवस्था का उदय हो गया। यानी जब नगर का विकास हुआ और व्यापार होने लगे तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ कि शासन व्यवस्था भी शुरू कर दी गई। आई बात समझ में? अब पढ़ेंगे हम लौह युग यानी आयरन एज। तो देखिएगा, इस काल में मनुष्य ने लोहे का उपयोग किया, इसलिए इसे लौह युग कहते हैं। यानी आपका जो आयरन एज है, इसमें क्या हुआ कि मनुष्य ने लोहे का उपयोग शुरू कर दिया था, इसीलिए इसको लौह युग कहते हैं। तो लौह युग का आरंभ पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लोहे का प्रयोग है वो पूरे देश में एक साथ नहीं शुरू हुआ था, बल्कि उत्तर भारत में कांस्य काल के तुरंत बाद लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया था। यानी जो आपका उत्तर भारत का जो पार्ट था, वहां पे कांस्य काल जब खत्म हुआ उसी के बाद लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। लेकिन दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के बाद लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। लेकिन जो आपका दक्षिण भारत है, वहां पे जब उत्तर पाषाण काल यानी जब आपका स्टोन एज था, उसी के बाद आपके लोहे का आरंभ शुरू हो गया था। क्योंकि जो दक्षिण एरिया है वहां पे आपके लोहे की खदान वगैरह है, तो वहां पे लोहे पहले मिल गए, तो वहां के लोग स्टोन एज यानी उत्तर पाषाण काल के बाद ही उन्होंने लोहे का प्रयोग शुरू कर दिया। और आपका जो उत्तर भारत है यानी जो नॉर्थ इंडिया है, वहां पे जब कांस्य काल समाप्त हुआ उसके बाद यहाँ पे लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, ठीक। लोहे की खोज के इस काल के मनुष्य के जीवन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। यानी जब लोहे की खोज हो गई उसके बाद क्या हुआ कि जो मनुष्य हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो गए। जैसे लोहे का बहुत यूज है तो उससे क्या हुआ, लोगों की जो दैनिक जीवन थे या जो व्यापारिक जीवन था वो चीजें बहुत इजी हो गई, ठीक। तो इस प्रकार से मनुष्यों का क्या हुआ, हमने देखा कि जीवन में जीवों की कैसे उत्पत्ति हुई, फिर वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुए, उन्होंने क्या क्या कैसे खोजा, वो कैसे रहते थे पहले, फिर क्या खाते थे, उसके बाद वो गुफा में रहने लगे, फिर वो झोपड़ी में रहने लगे ना। तो धीरे धीरे हम लोगों ने हर चीज पढ़ते हुए कवर किया है। तो आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपका चैप्टर 2 का पार्ट 2 था, जो कि आज जो है आपका चैप्टर 2 जो है आपका चैप्टर 2 वो फिनिश हो गया है, यानी खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 3, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और आप जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लस नोट्स बनाते जाइएगा। और आपको जो ये पीडीएफ है, वो जब पार्ट 1 कंप्लीट होगा तब नहीं, जैसे कि चैप्टर के
कुछ चैप्टर बड़े होते हैं तो 3-3 क्लासेस उनके कंप्लीट होते हैं। जब तीनों क्लासेस कंप्लीट हो जाएँगी ना, तब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब क्लास को यहीं एंड करते हैं और आप नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।